Recording in progress. Calculation of wavelength when electron take transition from higher मतलब n बराबर NH ले लेते हैं to lower n बराबर NL ले लेते हैं ऑर्बिट। कोई भी हायर ऑर्बिट से कोई भी लोअर ऑर्बिट में, और कौन सी ऑर्बिट है ये? स्टेशनरी ऑर्बिट है। जो ऑर्बिट है वो कौन सी ऑर्बिट है? स्टेशनरी ऑर्बिट है। स्टेशनरी ऑर्बिट जैसे कि मान लीजिए कि आपका एक कोई हाइड्रोजन लाइक एटम है और उसका एटॉमिक नंबर Z है और ये आपका एक लोअर ऑर्बिट है NL और ये हायर ऑर्बिट है NH और इलेक्ट्रॉन कहीं हायर ऑर्बिट में है और वो ट्रांजिट करके लोअर ऑर्बिट में आता है, तो वो एनर्जी रिलीज करेगा क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ज्यादा है, यहाँ पे एनर्जी कम है। तो ये यहाँ से क्या करेगा? रेडिएशन रिलीज करेगा। यस ना, तो यहाँ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगा, EM वेव जो यहाँ से निकलेगा, जैसा कि बोर ने अपने लास्ट एजम्पशन में कहा था। लास्ट एजम्पशन में क्या कहा था बोर ने? बोर ने लास्ट एजम्पशन में कहा था नहीं, लास्ट वो एनर्जी ट्रांजिशन। हाँ, when electron transit from higher to lower stationary orbit, then it will radiate electromagnetic radiation, है ना? इसी को अभी हम यूज करने वाले हैं। जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में ट्रांजिट करेगा तो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ेगा, तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी? इसी की वेवलेंथ निकालना चाहते हैं। टू फाइंड वेवलेंथ, तो मेरे पास क्या फॉर्मूला है? मेरे पास फॉर्मूला है डेल्टा E बराबर एनर्जी हायर ऑर्बिट की माइनस एनर्जी लोअर ऑर्बिट की, और ये डेल्टा E बराबर होगा hc बाई लैम्डा। और हायर ऑर्बिट की एनर्जी का फॉर्मूला देखो, मेरे पास एक फॉर्मूला है, यही है ना फॉर्मूला एनर्जी का? यस me स्क्वायर बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर। पहले लिख लो me स्क्वायर, me पावर 4 है सर इसका। me पे पावर 4 है, हाँ me पे पावर 4, me पे पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा NL स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा 1 बाई NH स्क्वायर। माइनस था ना उसमें? यस यहाँ पे देखिए तो माइनस है, ये वाला माइनस है, तो माइनस अगर हम यहाँ एडजस्ट करेंगे ये वाला में, तो पहले माइनस आएगा और बाद में फिर ये वाला प्लस हो जाएगा। प्लस वाला को पहले लिख दिए हैं और माइनस वाला को बाद में। तो लेफ्ट साइड में 1 बाई लैम्डा कितना आया? तो HC को नीचे भेज दें, यस सर me के पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब इंटू C और 1 बाई NL स्क्वायर
माइनस 1/n/h² इंटू z²। और तुम यहां गौर से देखो, ये जो तुम्हारे पास टर्म है, ये सारे के सारे, ये तुम देखो सभी यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यस सर। दिख रहा है? m क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास। E क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। एप्सिलॉन नॉट, प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, ये सब के सब क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो इसकी जगह पर कैलकुलेट करके, फुल एंड फाइनल कैलकुलेट करके 1/λ इज इक्वल टू लिखते हैं r। ये सब पूरे के वैल्यू की जगह पर लिखते हैं r। राइट साइड में जो z² है हम यहां से हटा देते हैं। 1/n/l² माइनस 1/n/h²। और इस r को हम कहते हैं रिगबर्ग कांस्टेंट। क्या कहते हैं? r कांस्टेंट is equal to m e⁴ divided by 8 epsilon naught square h³ into c। ये पूरा का पूरा एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल कांस्टेंट का एक कॉम्बिनेशन है। यूनिवर्सल कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन है कॉल्ड रिगबर्ग कांस्टेंट। और जब हम इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ना, रिगबर्ग कांस्टेंट, ये सारा वैल्यू को जब ला करके यहाँ डालते हैं, इसका मान अप्रोक्सीमेटली आता है 1.09 इंटू 10⁻⁷ और ये आता है प्रति मीटर में, पर मीटर। ये वैल्यू याद रखने से चीजें आसान हो जाती हैं और डायरेक्ट हम लैम्डा का वैल्यू यहाँ से, वेवलेंथ का वैल्यू यहाँ से निकाल। ठीक है? यस सर। तो 1/λ को वेव नंबर भी बोला जाता है। 1/λ को वेव नंबर भी बोलते हैं। वेव नंबर। और इसका जो फॉर्मूला आया r इंटू z², सबसे इजी फॉर्मूला है वेवलेंथ कैलकुलेट करने का, nl² माइनस 1/nh। जब भी इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से, स्टेशनरी ऑर्बिट से दूसरे स्टेशनरी ऑर्बिट में ट्रांजिट करेगा, तो वो कौन सी वेवलेंथ का रेडिएशन छोड़ेगा, उसको निकालने का एक ये सबसे इजी फॉर्मूला। मेरे पास एक और फॉर्मूला है, उसको भी यूज कर सकते हैं। सेकंड मेथड हम दे देते हैं, आप अगर कभी महसूस हो तो लगाइएगा। मेरे पास जो फॉर्मूला है वो तो मेन तो यही है, डेल्टा E इज इक्वल टू हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी, यही है। और डेल्टा E का वैल्यू कितना होगा? तो hc/λ होगा। यस सर। और हायर एनर्जी का जो अगर हम फॉर्मूला यहाँ से चुनते हैं, ये वाला फॉर्मूला चुनते हैं, ये वाला, तो क्या लिख सकते हैं? -13.6 z²/n², इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अगर हम यहाँ उसको प्लेस करते हैं, 13.6 कॉमन ले लिया, 1/nl², 13/6 कॉमन ले लिया, यस सर। तो 1/n/l² हो जाएगा, क्योंकि माइनस एडजस्ट कर जाएगा इसमें, यस इसको सर। माइनस, यस सर। और माइनस 1/n/h² हो जाएगा, और बाहर में निकला रहेगा z का स्क्वायर। ठीक है? यस सर। और ये पूरी जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये जो एनर्जी आया वो किस में आया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर एनर्जी है तो h × c को 12,400 लिख सकते हैं। यस सर।
ये आ गया 12,400 बटा में लैम्डा। लैम्डा किस में आएगा? एंगस्ट्रॉम में एंगस्ट्रॉम। आएगा। यस और ये साइड हो गया आपका 13.6 जेड स्क्वायर 1/n/L² माइनस 1/n/h²। ठीक है। यस इसको भी आप यूज करके वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको ज्यादा भाग मतलब कि भाग देना पड़ेगा लैम्डा निकालने के लिए। ये 12,400 को इधर ला करके 13.6 से भाग देना पड़ेगा ना। यस सर। तो एक ये भी फॉर्मूला को हम यूज करके सेम रिजल्ट आएंगे, जितना रिजल्ट यहाँ आएगा उतना रिजल्ट। और याद रखिए ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है। तो कौन फॉर्मूला है? अप्रोक्सीमेट है, अप्रोक्सीमेट। क्योंकि 12,400 हम अप्रोक्सीमेट लेते हैं, एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, तो अप्रोक्स वैल्यू 4 लैम्डा, और ये आपको लमसम एग्जैक्ट वैल्यू के करीब देगा। तो और इस पहला वाला जो फॉर्मूला, ये वाला जो फॉर्मूला हमने निकाला है, ये वाला, इससे एक तो कैलकुलेशन इजी पड़ेगा आपको लैम्डा निकालने में, और दूसरा इसमें बहुत ज्यादा भाग उग देने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आर की वैल्यू तो आपके पास पहले से पड़ा हुआ है। जेड का यस सर। वैल्यू जैसा कि आपको हाइड्रोजन लाइक एटम होगा उसका जेड डाल देंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांजिट किया हुआ आपको पता रहेगा। लेकिन याद रखिए ये जो भी मान आपको दिए यहाँ पर मिलेंगे, जब आप इसको लगा करके कैलकुलेट करोगे तो ये पर मीटर में आएंगे। किसमें आएंगे? पर मीटर। पर मीटर में आएंगे। उसको आप एंगस्ट्रम में या नैनोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो एक यहाँ पर ये बातें ध्यान रखें। सो ये वेवलेंथ हम यूज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम। स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन। एटम। ये हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए नहीं है, ये स्पेशली हाइड्रोजन एटम के लिए है, जिसमें Z की वैल्यू हम एग्जैक्टली कितना लेंगे? 1। तो इसको दर्शाने का जो एक आसान सा तरीका है वो ये है कि मान लो फर्स्ट ऑर्बिट में अगर हम इसका दोनों तरफ सेटअप दिखाते हैं, ये हाइड्रोजन एटम का हो गया +E। ये कौन सी ऑर्बिट है? फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट। ये कौन सी ऑर्बिट हुई? सेकेंड। सेकेंड। ये थर्ड। थर्ड। ये फोर्थ। ये फाइव। फिफ्थ। ये सिक्स हो गया। यस ये 7 हो गया। और भी इसी तरह से हम आगे बढ़ाते हुए बना सकते हैं। यस नाम दे देते हैं। ये बराबर हो गया n = 1, ये n बराबर 2, ये n बराबर 3, ये चौथा ऑर्बिट, ये पांचवा ऑर्बिट, ये छठा ऑर्बिट, ये सातवां ऑर्बिट। ऑर्बिट का नाम भी जानते होंगे। के शेल, यस। के एल, एल एन, एम एन ओ। एन, ओ, पी, क्यू, इस तरह के ऑर्बिट के नाम हम देते हैं। ओके। यस सर। अच्छा, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी थी? फर्स्ट फर्स्ट ऑर्बिट की ऑर्बिट थी की सर एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन पर। -13.6 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद की ऑर्बिट की एनर्जी -3.4। -3.4 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद की एनर्जी -1.5। 1.5 इलेक्ट्रॉन, 1.51 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद की एनर्जी 0.8। -0.8 यस इलेक्ट्रॉन पर। उसके बाद -0.54 इलेक्ट्रॉन। 54। उसके बाद माइनस जीरो -0.38। पॉइंट थ्री एट इलेक्ट्रॉन पर। उसके बाद
ये निकाले थे ना यहाँ पे 7वां में -0.28 28 -0.28 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब देखो तो जो फर्स्ट ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में एनर्जी का कितना डिफरेंस है? 10.2। यस सर 0.6 से 3.4 घटा दो तो 10.2 आया ना। यस सर अच्छा, अब उसके बाद देखो सेकेंड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट के बीच में एनर्जी का डिफरेंस कितना है? 3.9 का 1.9 के आसपास। यस सर तो बहुत कम हो गया ना, 10.2 से लेके 1.9 आ। अब बहुत इसके बाद कम देखो बहुत कम, इसके बाद देखो 1.51 से 0.8 आ गया, तो इसका डिफरेंस कितना हो गया? 0.7 के आसपास। 0.7 यस सर अब इसका देखो 0.8 से 0.54, 0.26 के आसपास। तो घटते जा रहा है ना यस डिफरेंस। यस सर यस सर इसी डिफरेंस को घटा के दिखाने के लिए मेरे पास एक दूसरा तरीका है, एनर्जी लेवल शो कर देते हैं। एनर्जी लेवल शो कर देते लेबर हैं कि जैसे ये आपका हो गया n बराबर 1 से, फिर इसके बाद हुआ n बराबर 2 से, इसका डिफरेंस देखो ज्यादा दिया। फिर इसका डिफरेंस हो गया n बराबर 3, फिर ये हो गया n बराबर 4, है ना। ये हो गया n यस बराबर 5, ये हो गया n बराबर 6, ये हो गया n बराबर 7। दिख रहा है ना। थोड़ा सा हम डिफरेंस को, ये कितना था? 1 2 3 4 5वां हुआ, ये हुआ छठा, ये हुआ 7वां। ठीक है, तो ये यस सर एनर्जी का जो बीच में डिफरेंस है, उसी डिफरेंस को ये स्पष्ट तौर पर दिखाने का प्रयास करें। इसका नाम लिख सकते हैं n बराबर 1। लेमन नहीं नहीं, लेमन अभी नहीं आएगा। ये नहीं n सर बराबर 1 हुआ k से, के के सिलेक्शन ये n बराबर 2 हुआ l से, ये n बराबर 3 हुआ m, ये n बराबर 4 हुआ n, n बराबर 5 हुआ o, n बराबर 6 हुआ p, n बराबर 7 हुआ q। एनर्जी डिफरेंस भी दिखा सकते हैं। पहला का एनर्जी कितना है बता। एनर्जी लिखिएगा जितना बार कोशिश हो, है ना, ताकि याद हो जाए, कैलकुलेशन करने में आसान रहे। पहला का एनर्जी कितना है बोलिए? -13.6। 6 दूसरा का 3.4। -3.4 उसके बाद 1.5 1.51। उसके बाद 0.8 0.8 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 0.5 0.54 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद -0.38। 38 उसके बाद -0.28। 28 और ये कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक। यस सर ये कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक जाता है, इंफिनिटी जहाँ टोटल एनर्जी जाकर के वहां जीरो है, गोज टू इन्फिनिटी। अब अगर इलेक्ट्रॉन कोई भी हायर ऑर्बिट से, कोई भी हायर ऑर्बिट से ट्रांजिट करके, कोई भी हायर ऑर्बिट से ट्रांजिट करके फर्स्ट ऑर्बिट, मतलब कि n बराबर 1 ऑर्बिट में आता है, जैसे कि ये देखिए सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आया। यहाँ पर देखिए ये वाला जो गोल का फिगर है उसमें सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट में आया, या थर्ड से फर्स्ट में आया, या फोर्थ से फर्स्ट में आया, या फिफ्थ से फर्स्ट में आया, या सिक्स से फर्स्ट में आया, या सेवन से फर्स्ट में आया। आ रहा है ना। यस सर तो अगर ये सारी ट्रांजिशन हो रही है,
इस बात को यहां दिखाते हैं तो और आपको उसकी एनर्जी डिफरेंस के साथ स्पष्ट दिखे। हायर ऑर्बिट से फर्स्ट में आया, हायर ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट में आया, फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट में आया, फिफ्थ ऑर्बिट से फर्स्ट में आया, सिक्स्थ ऑर्बिट से फर्स्ट में आया, इसी तरह से सेवंथ ऑर्बिट से फर्स्ट में आया। तो ये हर एक ट्रांजिशन में वो कुछ ना कुछ एनर्जी का डिफरेंस होने के कारण रेडिएशन छोड़ेगा। यस इस सर, केस में रेडिएशन कुछ होंगे, इस केस में रेडिएशन कुछ होंगे, इस केस में वेवलेंथ कुछ होंगे, इस केस में वेवलेंथ कुछ होंगे, होंगे ना? यस क्या सर, सबके लिए वेवलेंथ एक ही होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग, अलग अलग होगा, क्योंकि उसका एनर्जी डिफरेंस अलग अलग। अलग अलग है। तो ये जो हायर, कोई भी हायर ऑर्बिट से अगर फर्स्ट ऑर्बिट में ट्रांजिशन लेता है, इस ट्रांजिशन को बोलते हैं लाइमन सीरीज। क्या यस, बोलते हैं? लाइमन सीरीज। लेमन सीरीज। अब कोई भी हायर ऑर्बिट से ट्रांजिशन अगर सेकेंड ऑर्बिट में होता है, कोई भी हायर ऑर्बिट से ट्रांजिशन अगर सेकेंड ऑर्बिट में होता है, तो थर्ड से सेकेंड हुआ, फोर्थ से सेकेंड हुआ, फिफ्थ से सेकेंड हुआ, सिक्स से सेकेंड हुआ, सेवन से सेकेंड हुआ, कोई भी हायर ऑर्बिट से अगर सेकेंड में ट्रांजिशन अगर होता है, तो फिर यहाँ पर क्या एनर्जी डिफरेंस वही है कि अलग अलग है? फिर अलग सबका अलग। अलग अलग है, यस हर सर। एक का अलग अलग है। और इस ट्रांजिशन में जो रेडिएशन निकलती है इसको बोलते हैं बामर सीरीज। क्या बोलते हैं? बाम। बामर सीरीज। अगर कोई भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन थर्ड ऑर्बिट में होता है, जैसे फोर्थ से थर्ड हुआ, फोर्थ से थर्ड हुआ, फिफ्थ से थर्ड हुआ, सिक्स से थर्ड हुआ, सेवन से थर्ड हुआ, कोई भी हायर ऑर्बिट से अगर ट्रांजिशन थर्ड ऑर्बिट में होता है, इसको कौन सी सीरीज कहते हैं? पास्कन। पास पास्चन। पास्कन नहीं, पास्चन। यस सर, बोलो। पास्चन। 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 PASCHEN। पास्चन सीरीज कहते हैं। ये हो गया तीसरा ऑर्बिट में। अगर कोई भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन चौथे ऑर्बिट में होता है, चौथा ऑर्बिट हो गया आपका, ये हायर ऑर्बिट से चौथा ऑर्बिट में अगर ट्रांजिशन होता है, इसको क्या बोलते हैं? ब्रैकेट। ब्रैकेट सीरीज बोलते हैं। और कोई भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन अगर फिफ्थ ऑर्बिट में होता है तो उसको क्या बोलते हैं? रिफंड। रिफंड सीरीज बोलते हैं। ये सारा सिचुएशन हम यहाँ पर भी दिखाते हैं। एक्चुअली में तो ट्रांजिशन ऐसा ही होता है ना, ये तो इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट है वहीं से ट्रांजिशन, इस तरह से दिखाने का एक पैटर्न है हमें। और साथ में एक बात ये याद रखनी है कि जब भी लाइमन सीरीज से ट्रांजिशन होते हैं, लाइमन सीरीज में कोई भी हायर से अगर फर्स्ट ऑर्बिट में ट्रांजिशन लेता है, तो वो कौन सी रेडिएशन छोड़ता है? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। बामर सीरीज में जो रेडिएशन निकलते हैं वो विजिबल रीजन के निकलते हैं, लाइट। अगर हाइड्रोजन एटम से लाइट निकलने की बात हो रही है तो इसका मतलब कोई भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन सेकेंड ऑर्बिट में हुई है। विजिबल मतलब लाइट, ये आंखों को दिखता है। पासन सीरीज की ट्रांजिशन अगर कोई भी हायर ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में हुई है, वो इंफ्रारेड रीजन में उसके लाइट, उसके रे रहते हैं। ब्रैकेट में भी इंफ्रारेड रहते हैं और पासन में भी फार इंफ्रारेड रहते हैं, इंफ्रारेड के आसपास ही इसका मान है। तो पास्चन ब्रैकेट पी फंड में सारे इंफ्रारेड रीजन के रेडिएशन है। बामर सीरीज जो है ये एक आपका स्पेशल है जो कि इम्पोर्टेंट है, यही लाइट छोड़ता है। और लाइमन सीरीज का रेडिएशन
काफी हाई एनर्जी का होता है, वो अल्ट्रा वायलेट रीजन का है। इसी को हम डिस्क्राइब कर दें। पहला बताइए कौन सी सीरीज है? लाइमन है। लाइमन। लाइमन सीरीज में ट्रांजिशन कहां से कहां तक हुआ है? एनी हायर टू, इसमें n इक्वल टू 1। हायर मतलब NH टू n बराबर 1, n बराबर 1। इसका वेवलेंथ का रेडिएशन फॉर्मूला बताइए। R 1/1 माइनस 1/NH²। और ये आपका अल्ट्रा वायलेट रीजन में रहेगा। समझ में आया? इसके बाद दूसरा कौन सा है? बामर सीरीज। बामर सीरीज की कहां से कहां तक हुई है? एनी हायर टू, हायर मतलब NH2, n बराबर 2, n बराबर 2। इसकी वेवलेंथ क्या होंगी? R 1 1/2 2 स्क्वायर, 2 2 नहीं 1/2 2 स्क्वायर माइनस NH स्क्वायर NH। और ये कौन सी रीजन में आया? विजिबल। विजिबल में। तीसरा बोलिए। पास्चन पास्सन। पास्सन सीरीज। पास्सन सीरीज की क्या कहानी है? एनी एनी हायर टू, n बराबर 3, n बराबर 3। इसका वेवलेंथ बोलिए। R 1/3 1/3 स्क्वायर स्क्वायर माइनस 1/NH स्क्वायर। NH²। और ये किस में आएगा? ये इंफ्रारेड। इंफ्रारेड। दो ठो बचा। ब्रैकेट बोलिए। एनी हायर ऑर्बिट टू n बराबर 4, एनी हायर टू n बराबर 4। वेवलेंथ बोलिए। R 1/4 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर माइनस 1/NH²। NH। और ये भी इंफ्रारेड में ही आता है। फंड फंड सीरीज। एनी हायर टू n बराबर 5, R बराबर 1/5 स्क्वायर माइनस NH। ये भी फार इंफ्रारेड रीजन में। ठीक है प्रिंस। ये स्पेक्ट्रल लाइन हाइड्रोजन एटम के मेरे निकल। कभी n बराबर 1 2 3 का जिक्र कहेगा प्रॉब्लम में, नहीं तो कभी सेल का नाम देगा KLMNO इस तरह से, तो उससे नंबर पकड़ के आप अपना रेडिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक लास्ट फॉर्मूला है इसमें। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स, number of spectral lines if transition occur from N2 to N1। कोई भी हायर ऑर्बिट N2 से लेकर N1 तक अगर ट्रांजिशन अगर होता है तो इस बीच में कितने संख्या में डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ निकलेंगे, कितनी संख्या में रेडिएशन निकलेंगे। जैसे कि यहाँ पर बताइए आप, अगर इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन
चौथे ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में होती है तो कितने रेडिएशन निकल रहे हैं, थोड़ा गिन के बताओ। चौथा ऑर्बिट यहाँ है यस सर। और 3। पहला ऑर्बिट यहाँ है। इसके बीच में जितनी भी रेडिएशन निकल रही हैं सबका जोड़ के बताओ कितना। तो इस बीच में लाइमन यस सर। ब्रैकेट में कितना आया, 2, 6 एक ये वाला एक ये वाला, 6 हुए। यस सर। 4 और 1 के बीच में ही है ना ये दोनों। यस सर। और पासन में एक आया ये वाला, तो इसका 3, इसका 2 और इसका 1, टोटल कितने हो गए, 6 सर। 6 हो यस। गए। अरे 6 हो गए। इस 6 को जब हम ये वाला लाइन ड्रॉ करेंगे तब ना 6 काउंट होगा। तो इसके लिए हम डायरेक्ट एक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इससे आपको डायरेक्ट निकल जाएगा कि टोटल कितनी लाइंस, कितनी नंबर ऑफ वेवलेंथ, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ निकल रहे हैं। जैसे कि अगर n2 बराबर 4 है और n1 बराबर 1 है तो n बराबर कितना होगा, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 प्लस 1 बटा में 2। ये 1 माइनस 1 कट गया, 4 से ये 2 कट गया, ये बच गया 3 गुना 2 बराबर 6। यही 6 लाइंस निकल रहे हैं ना प्रिंस, यस सर। यही 6 लाइंस निकल रहे हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम का जो मेरे पास स्ट्रक्चर है, फिजिक्स में इतना ही हम लोगों को पढ़ने को मिला है। ठीक है, तो चलिए हम एक बात और नोट कर देते हैं आप लोगों को। पहला है, अगर n, n को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर n बढ़ता है, इफ n इंक्रीजेस, अगर n बढ़ता है तो फिर क्या क्या बढ़ेगा और क्या क्या घटेगा। सबसे पहले बताओ क्या क्या बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा। रेडियस के बढ़ने से टाइम पीरियड बढ़ेगा, लंबा दूरी हो गया ना, टाइम पीरियड बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगा, है ना, फ्रीक्वेंसी घटेगा। और एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा। एंगुलर मोमेंटम क्यों बढ़ेगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला था ना nh/2 पाई, तो n के बढ़ने से ये बढ़ेगा। तो ये तीनों जो टर्म हैं वो इंक्रीज होते हैं। क्या होते हैं, इंक्रीज। और कारण से याद रखिएगा क्यों इंक्रीज होंगे, n बढ़ा तो मतलब न्यूक्लियस से दूर होता गया, n बढ़ा तो न्यूक्लियस से दूर हुआ तो रेडियस बढ़ा, रेडियस बढ़ा तो ज्यादा लंबाई कवर किया तो टाइम पीरियड बढ़ा। और एंगुलर मोमेंटम इसलिए बढ़ा क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला NH/2।
अब देखिए क्या क्या घटता है। तो उसकी स्पीड घटती है। क्या? स्पीड। स्पीड घटती है। देखो स्पीड का फॉर्मूला निकाले थे तो आपको दिखेगा। स्पीड निकाले है ना कहीं? ये देखो स्पीड, स्पीड में एन नीचे है ना, यस सर, बराबर। नीचे है, डिनोमिनेटर में है, तो एन बढ़ेगा तो स्पीड घटेगा। यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा दूर में होगा उसकी स्पीड कम होगी, ज्यादा नहीं होगी। और जैसे जैसे वो न्यूक्लियस के करीब आएगा उसकी स्पीड बढ़ेगा। अब स्पीड के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा? बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। है स्पीड के घटने से ना घटेगा तो सर काइनेटिक एनर्जी घटेगा। घटेगा। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी के घटने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। यस सर। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी आएगा ना ऊपर में, यस। तो हम यहाँ पोटेंशियल एनर्जी को भी जोड़ देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी घटेगा, क्योंकि स्पीड घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा। स्पीड के घटने से, है ना, उसकी जो नाचने की, अच्छा स्पीड घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा। और ऊपर में क्या था, टाइम पीरियड बढ़ने से फ्रीक्वेंसी घटेगा। यस सर। फ्रीक्वेंसी घटेगा। फ्रीक्वेंसी के घटने से एंगुलर स्पीड भी घटेगा। एंगुलर स्पीड जो ओमेगा होता है, याद है ना ओमेगा, यस सर। जो 2f पाई होता है, या 2 पाई/t कह सकते हो। तो चूंकि टाइम पीरियड बढ़ रहा है तो ओमेगा घटेगा, तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। रिलेट कैसे कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? यस सर। ये सारे टर्म्स हैं वो क्या होंगे, घटेंगे। ये सारे टर्म्स घटेंगे, डिक्रीज होंगे। और टोटल एनर्जी का क्या होगा? टोटल एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा? टोटल एनर्जी सर, टोटल एनर्जी सर, सर घटेगा सर। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी। एन के बढ़ने से टोटल एनर्जी का देखो ना यहाँ क्या हो रहा है। हाँ सर देखो एन बढ़ रहा है ना, 1 2 3 यस सर। 4 5 6 7 8, तो एनर्जी राइट घट साइड में रहा। लिखे हैं। घट रहा है कि बढ़ रहा है, देखो। मोहित कुमार माइनस। सो गए हो? घटेगा सर। उठा के पटक देते तुम अभी क्लासरूम सर में। माइनस। बढ़ रहा है सर, बढ़ रहा है, सॉरी। पटकने के देखो डर से तुरंत बढ़ गया। हाँ, बढ़ रहा है ना बेटा, सर माइनस, देख। माइनस लगा हुआ है ना। यस सर, तुम डाटा खाली देख रहे हो, यस। तो एनर्जी बढ़ रहा है, तो बढ़ने वाला में लिखेंगे ना यहाँ पे। तो ये टोटल एनर्जी बढ़ने वाले में लिखेंगे। टोटल एनर्जी बढ़ रहा है। तो सर इसमें फ्रीक्वेंसी घटेगा तो फिर वेवलेंथ बढ़ेगा ना सर उस। जी, वेवलेंथ के बारे में नहीं बताया? ओ। वेवलेंथ के बारे में, वेवलेंथ तो जब ट्रांजिशन होगा तब ना। हम्म, ट्रांजिशन तो अभी नहीं करवा रहे हैं, बस इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह। ये एन का मान बढ़ा रहा है। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये सब डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक ट्रांजिट कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमसे पूछे जाते हैं कि एन के बढ़ने से क्या असर पड़ने वाला है। ये सारी चीजें ध्यान में रखना चाहिए। कभी कभी कंबाइन करके पूछेगा, एन और जेड को कंबाइन कर देगा।
तो उसके लिए आपको फॉर्मूला दिमाग में रखना। हम एक बार यहाँ नोट कर दे रहे हैं। सबसे पहले स्पीड का बताओ, बोलोगे? 2.16 into 10 to the power 6 into z by n मीटर पर जेड सेकंड। बाई एन, भी नॉट लिख दिए। जी। उसके बाद रेडियस बोलो। 0.53 into n स्क्वायर बाई जेड। एन स्क्वायर बाई जेड। और बोलो, रेडियस हो गया, वेलोसिटी हो गया, फ्रीक्वेंसी बोलो। एफ नॉट जेड स्क्वायर जेड बाई स्क्वायर एन क्यूब। एन क्यूब, ये फ्रीक्वेंसी का हुआ। और बताओ, पोटेंशियल एनर्जी -20 माइनस -27। यू नॉट यस सर। जेड स्क्वायर जेड बाई एन स्क्वायर बाय स्क्वायर। एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी nth में ए नॉट ये नॉट जेड एन स्क्वायर बाय स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर। जेड तो स्क्वायर ये बाय एन जेड है स्क्वायर। ना, यस सर। जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, टोटल एनर्जी Tn माइनस में ना यस सर। जेड स्क्वायर बाई एन, एन स्क्वायर। सब माइनस में। यही है। इसी के और भी अगर पूछा जाए ओमेगा क्या होगा, तो 2f पाई या 2 पाई बाई टी। ठीक है। यस सर। तो जब जेड और एन दोनों को चेंज करेगा तो फिर हम ये वाली रिलेशन को यूज करके जवाब, जेड भी बढ़ेगा एन भी बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, है ना। तो इस तरह का रिलेशन यूज करके हम जवाब। समझ आया? यस सर। अब चलिए प्रॉब्लम डिस्कस करें। सबसे पहला प्रॉब्लम, हम सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लेंगे। What is the energy of hydrogen atom in first excited state? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n बराबर 2, एन 2। n बराबर 2, n बराबर 1 को ग्राउंड स्टेट कहते हैं, ग्राउंड स्टेट। समझे। यस सर। और n बराबर 2 को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n बराबर 3 को सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, इफ पोटेंशियल एनर्जी is taken 0 in ground state। समझ में आया? मतलब इसमें प्रिंस क्या हो रहा है, रेफरेंस कहाँ लिया गया, ग्राउंड। रेफरेंस इज टेकन एट n बराबर 1, 1। यस सर। नॉट एट n बराबर इंफिनिटी। हम लोग जो फॉर्मूला तैयार किए हुए हैं वो कहाँ का तैयार किए हुए हैं,
n बराबर Infinity. इन्फिनिटी का ना, यस Yes, sir. इसको लेकर के हमने सारा फॉर्मूला तैयार किया। और इसको लेकर के फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितनी एनर्जी थी, टोटल एनर्जी। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की टोटल कितनी एनर्जी थी? -13.6। Minus है नहीं बाबू, n बराबर 2 में पूछ रहे हैं। सो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n बराबर 2 होता है ना। सर -3. -3.4 कितनी थी? -3.4। ये -3.4 एनर्जी n बराबर 2 में कब था? जब बोलो। रेफरेंस इन्फिनिटी पर। जब रेफरेंस को इंफिनिटी पर लिया गया था, जब n बराबर इंफिनिटी था। लेकिन रेफरेंस को n बराबर, लेकिन इस प्रॉब्लम में रेफरेंस को बदल दिया गया है। रेफरेंस को अब कहाँ लिया गया है, बोलो। ग्राउंड 1 में बराबर 1। बराबर 1 पे। अब सुनो और समझो। पोटेंशियल एनर्जी and total energy depends on taken frame of reference। समझ में आया? आप अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलेंगे तो क्या बदलेगा? पोटेंशियल एनर्जी बदलेगा और टोटल एनर्जी बदलेगा। कौन नहीं बदलेगा? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी doesn't depend on taken frame of reference। तो जो काइनेटिक एनर्जी था वो वही रहेगा, जो काइनेटिक एनर्जी था वो वही रहेगा। और आपको पता है कि for reference frame at infinity, for reference frame at infinity, infinity frame of reference के लिए मेरे पास क्या रिलेशन है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यही है ना। काइनेटिक एनर्जी का जो मान है, पोटेंशियल एनर्जी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका हाफ। पोटेंशियल एनर्जी का ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखो तो यहाँ देखकर बताओ तो पोटेंशियल एनर्जी का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है? 27.2। -27। यस सर। माइनस नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू। यस सर। तो ये है सिर्फ 27.2। न्यूमेरिकल 27। ये न्यूमेरिकल वैल्यू का हाफ होता है काइनेटिक एनर्जी। देखो तो हाफ है ना ये। यस सर। 27.2 का आधा है 13.6। तो वही बात को यहाँ लिखे हैं। और टोटल एनर्जी क्या होता है? टोटल एनर्जी का मान, काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू है, काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू है वो टोटल एनर्जी के न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर। सही है ना? ये देखो टोटल एनर्जी का वैल्यू कितना है, न्यूमेरिकल वैल्यू। अरे बोलो भाई। 13.6। 13.6। और काइनेटिक एनर्जी का भी देखो 13.6 ही है। यस सर। तो इस सवाल को बनाने के लिए आपको इतनी चीजें दिमाग में रखनी है।
अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये सब बहुत फंडामेंटल है जो हमने अभी डिस्कस। ये है हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस, ये है फर्स्ट ऑर्बिट, ग्राउंड ऑर्बिट, ये है सेकेंड ऑर्बिट, इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, ये थर्ड ऑर्बिट, इसको सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। बताओ तो जो हम लोग पढ़े हैं उसके अनुसार ये n बराबर 1 है ना, Yes. ये n बराबर 2 है, ये n बराबर 3। जो हम पढ़े हैं उसके अनुसार n बराबर 1 में काइनेटिक एनर्जी कितनी है और Kinetic energy. पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? बोल पाओ तो बोलो। टोटल एनर्जी तो आपको जीरो, टोटल एनर्जी कितना है? Minus. -13.6। Yes, sir. माइनस Kinetic energy 13.6 13.6. टोटल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी 13.6 हो गया प्लस में। 13.6. Yes, sir. और इसी का पोटेंशियल एनर्जी दोगुना हो जाएगा माइनस में, Yes, sir. 27.2 2.2. इलेक्ट्रॉन। अब आगे बताओ, ये जो सेकंड ऑर्बिट है इसके बारे में बताओ, इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 3.4. तो 4 से भाग दे देने से आता जाएगा, इसमें 4 अच्छा से सर, भाग दे दो तो प्लस 3.4, हाँ, यस सर, और पोटेंशियल एनर्जी में 4 से भाग दे दो या इसको दुगुना कर दो, 6.8. 6.8. 6.8 आ जाए। थर्ड ऑर्बिट में देखो, हालांकि पूछ नहीं रहा है, फिर भी हम अपने इंटरेस्ट के लिए निकाल रहे हैं। थर्ड ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी बोलो। 1.51. 1.51 प्लस में, यस सर, और तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाना है? 2.2. थ्री का डबल करते हैं 3. माइनस में, यस सर, 15 दूनी 30, 3.0. 3.02 यस ये आएगा ना। यस सर, ये जो एनर्जी लिखे हैं वो रेफरेंस कहाँ लिया गया है? इन्फिनिट इंफिनिटी। अब आपको रेफरेंस कहाँ लेना है बताओ? ग्राउंड पे। ग्राउंड पे। तो ग्राउंड पे जहाँ रेफरेंस लेंगे वहां का पोटेंशियल एनर्जी 0 होना चाहिए। यस सर, यही ना कॉन्सेप्ट है हम लोगों का, कि जहां पर भी रेफरेंस लेते हैं वहां की पोटेंशियल एनर्जी 0 होना चाहिए। और 0 होना चाहिए। तो अभी जो ये प्रॉब्लम है उसके अनुसार कहाँ 0 करना है? ग्राउंड पे। n बराबर 1 पे। यस ग्राउंड सर, मतलब n बराबर 1 हो। यस सर, तो इसको 0 करने के लिए ये ग्राउंड वाली जो पोटेंशियल है इसको 0 करने के लिए क्या करें बताओ? इसको 0 करने के लिए यहाँ पर प्लस 27.2। अगर हम प्लस 27.2 जोड़ यस देंगे तो सर, 0 हो जाएगा। यस सर, 0 हो जाएगा। तो ये अगर हम यहाँ जोड़ेंगे तो सब में जोड़ना पड़ेगा, यस सर, यहाँ पर भी जोड़ना पड़ेगा 27.2, यहाँ पर भी जोड़ना पड़ेगा 27.2। जितना भी जिसमें भी तुमको जोड़ना है पोटेंशियल एनर्जी वो सब में जोड़ना पड़ेगा थ्रू। तो अब बताओ इसकी अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? 0। 0। इसकी पोटेंशियल एनर्जी अब कितनी होगी? देखिए कैलकुलेटर। 20.4। 27.2 में हम घटाएंगे 20.4। 6.8। 20.4 हो जाएगा।
27.2 में घटाने वाले हैं हम 6.8, तो आ जाएगा 20.4। माइनस में कि प्लस में? प्लस में। प्लस में 20.4। यहाँ पे 27.2 में घटाएंगे 3.02, प्लस में आएगा 24.18। 24.18। यस सर। और काइनेटिक एनर्जी उतने रहेंगे जितना काइनेटिक एनर्जी था। यस सर। अब बताओ इसकी टोटल एनर्जी कितनी हो गई? इसकी जी। टोटल एनर्जी अब कितनी हो गई? टोटल एनर्जी तो हो जाए सर। इसका टोटल एनर्जी कितना हो गया? ऊपर वाला का 13.6। ऊपर वाले का तो 13.6 प्लस में आ गया। यस सर। अब इसका बोलो। 23.8। 23.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका बोलो। 24.18 में क्या जोड़ना है? 25.96। 1.51 जोड़ना है। 25.69। 25.69 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस सर। ये हुआ n बराबर 1 में, ये हुआ n बराबर 2 में, ये हुआ n बराबर 3 में। और देखो तो अब सबकी टोटल एनर्जी पॉजिटिव हो गई ना। जो पहले नेगेटिव नेगेटिव था, अब सबकी टोटल एनर्जी क्या हो गई? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो अगर हम ग्राउंड को रेफरेंस के रूप में लेंगे, ये आपका है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये है आपका ग्राउंड स्टेट, ये है आपका सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो बताओ तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में टोटल एनर्जी कितनी हुई? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में प्लस 23.8। यस। प्लस 23.8। ये ही सवाल का आंसर हुआ प्रिंस। यस सर। यस सर। सेकंड एक्साइटेड स्टेट में टोटल एनर्जी कितनी हुई? 25.69। और ग्राउंड ऑर्बिट में टोटल एनर्जी हो गई जी 13.6। तो क्या क्या चेंज हुआ? रेफरेंस के बदलने से देखो क्या क्या चेंज हुआ। पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ, टोटल एनर्जी चेंज हुआ, एनर्जी। यस सर। लेकिन काइनेटिक एनर्जी जितना था वही सब जगह रहा। यही बात में ऊपर लिखे हैं। ठीक है। यस सर। तो रेफरेंस के बदलने से एनर्जी चेंज हो जाते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे फ्रेंड्स, यस सर। और कुछ प्रॉब्लम इसके नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यस सर।